नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 48 में बात करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में। इंडियन नेशनल लोकदल की यहाँ सरकार रही है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। वैसे तो ओम प्रकाश चौटाला जी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन फुल फ्लैग पूरे 5 साल इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में रहे हैं। अब जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसके 2 हिस्से हो चुके हैं 19 के इलेक्शन से पहले। उसमें से जो जननायक जनता जो पार्टी बनी है, ओम प्रकाश जी के जो बड़े बेटे हैं अजय चौटाला जी, जो हिसार से इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद रहे हैं, और 19 के बाद ये पार्टी यानी कि 5 के बाद 2005 के बाद ये पार्टी सरकार में नहीं, हरियाणा की सरकार एक बार विपक्ष में रही है 2014 में, नो डाउट। लेकिन 14 के बाद 19 में इस पॉलिटिकल पार्टी को यानी इंडियन नेशनल लोकदल को 1 सीट मिली थी, और 1 सीट मिलने के आधार पे इसको 2.44% वोट बैंक इसको मिला था। यानी कि 19 की जगह हम बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल को 2.44% वोट मिला, हासिल हुआ, और 1 सीट मिली। अजय चौटाला जी जो हैं वो विधायक बनेंगे इलाहाबाद से। इलाहाबाद की जो हिस्ट्री है हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो जो सीट है मैंने बारे में कहा था कि वो पुश्तैनी सीट हो चुकी है, लेकिन अब की बार अजय चौटाला जी खुद उस सीट से हार गए हैं 2024 के इलेक्शन में, तो उस बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। कल बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते जनाधार की हमने बात की। आज इंडियन नेशनल लोकदल के फिर से बढ़ते जनाधार की हम बात करेंगे, क्योंकि 19 में जहां उनकी 1 सीट थी, 24 में उनकी 2 सीट हैं, और उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, इसलिए जनाधार भी बढ़ा है। 50 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा कंबाइंड ज्वाइंट रूप से। तो नो डाउट जब 2 लोग चुनाव लड़ते हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं, तो उसको फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है, क्योंकि एक के साथ 2 वोट गिरते हैं। तो यहाँ पे 2024 में जो मुख्य रूप से चुनाव लड़ा गया, और इसमें इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से यानी कि गठबंधन की तरफ से बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन की तरफ से सीएम का जो उम्मीदवार है, मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है, वो अजय सिंह चौटाला जी को बनाया गया। अजय सिंह चौटाला अगर मुख्यमंत्री बनते, यानी कि गठबंधन की सीटें 40 क्रॉस करती और अजय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनते, तो हरियाणा में वो 14वें जाट मुख्यमंत्री के रूप में बनते। अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो मुख्यमंत्री अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनते तो 14वें जाट सीएम बनते, ये भी एक बात होती, लेकिन ये हिस्ट्री बनी नहीं, ये दूसरी बात है। तो अब इस पॉलिटिकल पार्टी ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और 4.14% वोट बैंक इसको हासिल हुआ, यानी कि डबल बढ़ोतरी हो गई। गठबंधन मिलने से होने से इंडियन नेशनल लोकदल को डबल बेनिफिट हुआ। एक तो वोट बैंक जो है इंडियन नेशनल लोकदल का, अगर 2.44 हम
हम कह रहे हैं 19 में, तो 24 में 4.14 हो गए, थोड़ा सा 44 से डाउन हो गए, तो डबल ही मानिए उसको, 4.14% वोट बैंक हो गया। और जहां पे अगर हम ये देखें जो वोट हैं, अगर टोटल वोट हम देखें, इस टोटल वोट में इंडियन नेशनल लोकदल को 5,90,000 से भी ज्यादा वोट मिले, यानी कि तकरीबन 6 लाख के आसपास उसको वोट मिले हैं बहुजन समाज पार्टी के है इसको, इंडियन नेशनल लोकदल को। और इसको 19 में अगर हम देखें तो 19 का अगर हम डाटा देखते हैं इंडियन नेशनल लोकदल का, तो 3,06,000 का वोट है। देखिए बहुत बड़ी बात हो गई है कि 2019 का इलेक्शन सेपरेट लड़ा, पॉलिटिकल पार्टी दूसरी बनी तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उस नुकसान का कितना नुकसान हुआ आप अंदाजा लगाइए कि जजपा जो बनी और जजपा ने 10 सीटें जीती, तो 10 सीटों के साथ उसने 18,58,000 से भी ज्यादा वोट हासिल किए, यानी कि इसी से बनी पॉलिटिकल पार्टी ने 19 में 18,58,000 से भी ज्यादा वोट इसने हासिल किए। और ये जो मुख्य पार्टी रही इंडियन नेशनल लोकदल, इसने 3,06,000 से ज्यादा वोट बैंक हासिल की, यानी कि बहुत ज्यादा उसको लॉस हुआ मुख्य पार्टी को। अब इसी पॉलिटिकल पार्टी को जब इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है तो 6 लाख के करीब वोट हासिल करते हैं, यानी कि डबल बेनिफिट। एक तो वोट प्रतिशत बढ़ा डबल, दूसरा जो सीटें हैं, पहले 2019 में 1 सीट थी, अब 2024 में वो 2 सीट पे है, ये भी एक उसका डबल बेनिफिट है। यानी कि इसमें 3 बेनिफिट देखिए, वोट प्रतिशत बढ़ा, उसके साथ जो वोट है वो बढ़ा, और जो सीट है वो बढ़ी, और चौथा जो बढ़ोतरी हुई है इस पॉलिटिकल पार्टी में कि अगर हम 50 से अधिक सीटों पे लड़ रहे हैं तो 50 से अधिक सीटों पे अगर मैंने काउंटिंग की है कि 2 सीट पे वो पहले दूसरे नंबर पे आए, और 15 सीटों पे वो तीसरे नंबर पे आए, 17 सीटों पे वो चौथे नंबर पे आए, और 1 सीट पे वो दूसरे नंबर पे आए, और वो 2 सीटें उन्होंने जीती। ये गठबंधन का बहुत बड़ा कमाल हुआ इंडियन नेशनल लोकदल को कि उसने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसको जो फायदा हुआ वो बेमिसाल फायदा हुआ। और फ्यूचर में जो इलेक्शन होगा फ्यूचर में, उसमें उसको देखने को मिलेगा कि ये पार्टी सरकार भी बना सकती है अगर गठबंधन रहा तो, क्योंकि उसकी भी शर्तें हैं कि वोट अगर आपने ली हैं तो वोट ट्रांसफर भी करनी होती है, ये एक बड़ा इश्यू है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो उस बारे हम लास्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो 4 बातें मुख्य हमें समझनी होंगी, इंडियन नेशनल लोकदल को एक वोट शेयर बढ़ा, वोट बढ़ा, और उसके साथ सीटें बढ़ी, और बहुत सारी सीटों पे वो बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ आगे आए। 4 बातें इसमें इम्पोर्टेंट हुई। और इसमें एक बड़ी बात ये हुई कि जो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो एलानाबाद जो सीट है, इस पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़ रहे थे, और एलानाबाद की जो सीट है वो लगातार चौथी बार एमएलए बन रहे थे वहां पे। एक बार तो उन्होंने 22 में किसान आंदोलन पे, किसानों के समर्थन पे इस्तीफा दे दिया था विधायक से, और उसके बाद उपचुनाव हुए थे, तो उपचुनाव में भी वो जीते थे,
भारतीय जनता पार्टी ने उनके विपक्ष में गोविंद कांडा जी को मैदान पर उतारा था, क्योंकि गोविंद जो कांडा हैं वो हरियाणा लोकहित पार्टी के सदस्य हैं और गोपाल कांडा के छोटे भाई। सिरसा से जो पॉलिटिकल पार्टी है जो गोपाल कांडा ने जो बनाई है, जो पहले 19 में अभी सिटिंग एमएलए थे, अभी तो दूसरे हो गए हैं, गोकुल सेते कांग्रेस की तरफ से हैं, लेकिन उससे पहले जो एक ही एमएलए था 19 में हरियाणा लोकहित पार्टी का गोपाल कांडा, तो उसके जो गोविंद कांडा जो भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ इसको उतारा था उपचुनाव में। तो यहाँ पे क्या है कि इलाहाबाद सीट से वो इस बार हार गए हैं 15,000 वोटर से। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ। इसमें 3 मुख्य दावेदार रहे 2024 के इलेक्शन में। पहला जो नायब सिंह सैनी साहब, जो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, जो 17 को तय हो जाएगा कि वो मुख्यमंत्री हैं या दूसरे हैं, बनेंगे या नहीं बनेंगे। दूसरा जो मुख्यमंत्री जो दावेदार हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गढ़ी सांपला किलोई से, तो वो एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीते। 2005 से वो जीतते ही आ रहे हैं उस सीट से। और उसके बाद जो 2005 से 2000 से उसके बाद जो अभय सिंह चौटाला जी जो सीएम के उम्मीदवार थे इलाहाबाद सीट से, वो 15,000 वोटों से वो हार गए बेनीवाल साहब से। तो बेनीवाल जो कांग्रेस के एमएलए अभी बने हैं, वो लगातार चौथी बार वो जीत हैं कि 3 बार वो लगातार सेकंड नंबर पे रहे हैं, तो चौथी बार वो इलाहाबाद सीट से जीते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। जरूर नहीं कि आप एक सीट से हमेशा जीतते रहोगे। ये एक बड़ा मैसेज है हरियाणा में। हरियाणा की जनता ने पूरे इन सीटों की जो सम्मानित जनता उन्होंने दिया है, जैसे कि इलाहाबाद की जनता ने दिया है। और दूसरा जो आदमपुर की जो सीट है जिसमें भव्य बिश्नोई चुनाव हारे हैं, तो ये 2 सीटों पे बड़ी हार हुई है। लेकिन ये इंडियन नेशनल लोकदल के लिए तो बड़ा ड्रॉबैक हुआ। उसका मुख्य लीडर चुनाव हार गया है, लेकिन हार और जीत चुनाव के 2 पहलू हैं। लेकिन 2 जो एमएलए हैं वो अभी 15वीं जो विधानसभा चुनी जा रही है, उसमें वो सम्मानित विधायक चुने जाएंगे। जनता ने तो विधायक चुन दिए हैं, लेकिन जो ओथ होगी स्पीकर के सामने, तभी वो 15वीं विधानसभा का सेटअप होगा। इसके साथ एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो सीटें हैं, जैसे मैंने कहा कि 2 सीट पे वो पहले स्थान पे हैं, इसमें रानिया उन्होंने जीती है इंडियन नेशनल लोकदल में, गठबंधन के साथ जीती है। इसके साथ ये भी ध्यान रहे कि जो हरियाणा लोकहित पार्टी है उसका भी गठबंधन है और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन। हरियाणा लोकहित पार्टी का जो प्रभाव है वो सिरसा, फतेहाबाद, रानिया और डबघाली में काफी ज्यादा है। ये भी हमें समझना होगा। तो अकेली जो जीत है वो इंडियन नेशनल लोकदल की नहीं है। तो इसमें जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, वो 2 पॉलिटिकल पार्टी के और हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी। तो रानिया और डबघाली से 2 कैंडिडेट यानी कि 2 उम्मीदवार जीते हैं, वो चौटाला फैमिली से ही जीते हैं, आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सीटों पे वो पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें नंबर पे रहे। आदमपुर सीट जो है वो 3रे स्थान पे रही इंडियन नेशनल लोकदल। अम्बाला जो कैंट है वो 4थे स्थान पे रही। और बारडा जो सीट है वो उस पे पार्टी 4थे स्थान पे रही। बहादुरगढ़ जो सीट है उस पर भी 4थे स्थान पर रही। बरवाला जो सीट है उस पर भी 4थे स्थान पर रही। गुला जो सीट है, गुलाची का जो सीट है उस पर 5वें स्थान पर रही। और होडल है उसमें 4थे स्थान पर रही।
इसराना जो सीट है उस पर 5वें स्थान पे रही। महेंद्रगढ़ जो सीट है उस पर इंडियन नेशनल लोकदल 4थे स्थान पे रही। लोहारू जो सीट है उस पर पार्टी 4थे स्थान पे रही। मुलाना जो सीट है उस पर पार्टी 3रे स्थान पे रही। पंचकूला जो विधानसभा है उस पर इंडियन नेशनल लोकदल 4थे स्थान पे रही। राई जो विधानसभा है उस पर इंडियन नेशनल लोकदल 4थे स्थान पे रही। रोहतक जो सीट है उस पर इंडियन नेशनल लोकदल 4थे स्थान पे रही। जो समाल का जो सीट है उस पर इंडियन नेशनल लोकदल 4थे स्थान पे रही। सोनीपत जो सीट है उस पर पार्टी 4थे स्थान पे रही। थानेसर जो सीट है उस पर भी इंडियन नेशनल लोकदल 4थे स्थान पे रही। उकलाना जो सीट है उस पर भी 4थे स्थान पे रही। बावल जो सीट है उस पर भी 4थे स्थान पे रही। बेरी जो विधानसभा है उस पर भी 4थे स्थान पे रही। ऐलानाबाद जो सीट है उस पर वो 2रे स्थान पर रही। और फरीदाबाद जो सीट है उस पर वो 4थे स्थान पर रही। फिरोजपुर झिरखा जो सीट है उसमें वो 3रे स्थान पर रही। और गढ़ी सांपला जो गिलोई है उस पर भी इंडियन नेशनल लोकदल 3रे स्थान पर रही। घरौंडा जो सीट है उस पर भी इंडियन नेशनल लोकदल 3रे स्थान पर रही। गुरुग्राम जो सीट है विधानसभा सीट उस पर 5वें स्थान पर रही। हथीन जो विधानसभा है उस पर भी 3रे स्थान पर रही। जींद जो है उस पर भी 3रे स्थान पर रही। जुलाना जो विधानसभा है उस पर भी वो 3रे स्थान पर रही। कालावाली जो विधानसभा है उस पर भी 3रे स्थान पर रही। कलायत जो विधानसभा है उस पर वो 5वें स्थान पर रही। नानोद जो विधानसभा है उस पर वो 3रे स्थान पर रही। नीलोखेड़ी विधानसभा पे इंडियन नेशनल लोकदल 4थे स्थान पर रही। पटौदी विधानसभा है उस पर वो 3रे स्थान पर रही। बेहवा विधानसभा जो है उस वो 3रे स्थान पर रही। रतिया विधानसभा जो है उस पर वो 3रे स्थान पर रही। टोहाना विधानसभा है उस पर वो 3रे स्थान पर रही। यमुनानगर जो विधानसभा है उस पर वो 3रे स्थान पर रही। और नूर जो विधानसभा है उस पे वो 2रे स्थान पे रही। और रानिया और डब वाली जो सीट है उस पे वो 1 स्थान पे रही। तो ये जो अब इसका अगर हम टोटल दोबारा से बताएं कि भाई 2 जो सीट हैं, जो ऐलानाबाद 2रे स्थान पर रही इंडियन नेशनल लोकदल, और जो नू जो सीट है उस पे वो 2रे स्थान पे रही, यानी कि 2 सीटों पे वो 2रे स्थान पर रही। 15 जो सीटें हैं इंडियन नेशनल लोकदल के पास वो 3रे स्थान की हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और 17 जो सीट हैं वो 4थे स्थान पे हैं, और 1 सीट जो है वो 2रे स्थान पे है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये जो कमाल हुआ है ये अकेले का नहीं हुआ है, इसमें बहुजन समाज का की पार्टी का भी कमाल है, क्योंकि उसके पास भी संगठन कैसा भी हो लेकिन हर विधानसभा में उसके पास वोट नहीं है। तो ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत का नतीजा है। ये पॉलिटिकल जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल दोबारा से लोगों में अपना जनाधार बढ़ा रही है। आप ये कहोगे कि 2 सीट का क्या जनाधार, 2 सीट से 32 होती हैं, 2 सीट से 22 होती हैं, तो वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो वोट, क्योंकि वही सीटें बढ़ेंगी, ये एक दायरा बढ़ेगा, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, क्योंकि जो हारता है वही जीतता है, ये भी एक बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो मैं मुख्य रूप से मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि इसमें जो अगर ये खुद का कहना था, मेरा भी कहना था कि ये 15 से ज्यादा सीटें लेंगे गठबंधन, तो इसका सबसे ड्रॉबैक क्या हुआ इसका भी हम एक विश्लेषण कर लेते हैं। एक तो ये कि जो डीएससी जो समाज है उसने बिल्कुल ही जहां बीएसपी के लीडर हैं, कैंडिडेट है, उन्होंने उसको वोट नहीं दिया, यानी कि डीएससी में जो समाज है हरियाणा का वो सीधा ही
डायरेक्ट रूप से बीजेपी को चला गया। दूसरा जो ओबीसी जो समाज है, अदर बैकवर्ड समाज है हरियाणा में, उसको भी मुख्यमंत्री के रूप में जाट मुख्यमंत्री नहीं चाहिए था, ये एक क्लियर कट है। तो ज्यादातर उनको ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री ही चाहिए था, जो कार्यभार अभी जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी साहब। तो सबसे जो बड़ा जो मुख्य जो ड्रॉबैक है इनके लिए, इस गठबंधन के लिए, तो वह उसको ट्रांसफर होना है। तीसरा जो ब्राह्मण समाज है, उसका भी डायरेक्ट कहना था कि हम भारतीय जनता पार्टी को हम टिकट देंगे, लेकिन ये होता है कि जहां से किसी का चुनाव कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो वहां पे वो चली जाते हैं, ये भी इसमें दो राय है। और इसमें ये है कि ये कारण है। और चौथा इसमें ये है कि जो इसमें टिकट सीटें नहीं आई हैं, उसमें एक बड़ा कारण ये था कि हरियाणा में फिर से माहौल जो है वो जाट और नॉन जाट का हो गया। तो उसमें क्या है कि क्या तो कांग्रेस आएगी या भारतीय जनता पार्टी आएगी, ये भी इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो जो जाट समाज का है जो व्यक्ति है, तो वो दो पार्टियों में ज्यादातर गए हैं, वो कांग्रेस में गए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। उसने जजपा को भी नकार दिया है, नो डाउट, जजपा की हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो कांग्रेस में वो ज्यादातर गया है और उसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी में गया है। तो ये जो एक हम लेके चलते हैं कि इस समाज की पॉलिटिकल पार्टी है, इस समाज का जो लीडर है, तो जब हम मुख्यमंत्री बनाने की जब सोचते हैं तो वो समाज उसी तरफ ज्यादा डायरेक्शन में करता है, ये उसका एक बड़ा है। दूसरा, इस पे फ्यूचर में अगर हम ये देखिए इसमें क्या है कि 3 पॉइंटों पे मैं बात करना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जनाधार बढ़ा है, लेकिन जनाधार के पीछे गठबंधन का सबसे बड़ा हाथ है। दूसरा, फ्यूचर में अगर गठबंधन रहता है, हर हाल में अगर बनाए रखा जाता है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी आगे फ्यूचर में मुख्य रूप से अपोजिशन सरकार नहीं भी आती है तो अपोजिशन में जरूर आ सकते, बशर्ते उसके पास गठबंधन है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि अभी हरियाणा में 2 जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी हैं वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। जिस स्टेट में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंट्री कर जाती है, जैसे कि हरियाणा में पहले कांग्रेस थी, अब भारतीय जनता पार्टी जो एंट्री है उसका जो बड़ा संगठन है, तो इन 2 संगठनों के बीच में अगर तीसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी को आना है तो वो सेपरेट नहीं आ सकती, क्योंकि लोगों के जहन में जो है बीजेपी और कांग्रेस बहुत ज्यादा बैठ चुकी हैं, क्योंकि इनके अलावा हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना हम उसमें वोट देंगे, ये भी बड़ी बात है। हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी सिस्टम है, तो डेमोक्रेसी सिस्टम में बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, कांग्रेस आती है तो बीजेपी भी आती है। तो ये डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है वो थोड़ा सा उसमें बदलाव है। अगर 2 ही पॉलिटिकल पार्टी अप एंड डाउन करती रहेंगी और 2 ही पॉलिटिकल पार्टियों में उधर के लीडर इधर, उधर के लीडर इधर, तो तीसरे का नंबर आना बड़ा मामूली मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इन 2 के बीच में सरवाइव करना है, सरवाइव मीन अपने आप को बनाए रखना है, तो इंडियन नेशनल लोकदल को गठबंधन करना होगा या बनाए रखना होगा हर हाल में। चौथी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसा कि इंडियन नेशनल लोकदल को इस गठबंधन से वोट बैंक का बेनिफिट मिला है, सीट का बेनिफिट मिला है, सीटों के मार्जिन का बेनिफिट मिला है, उतना ही बड़ा बेनिफिट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला है।
उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वोट का ट्रांसफर नहीं होना। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं कुमारी बहन मायावती, जो बीएसपी की सुप्रीमो है, उन्होंने एक्सक्रीम लिखा है कि अगर हमारा कुछ सीटों पे ज्यादातर वोट ट्रांसफर हो जाता दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, तो हमारा वहां पे 3 एमएलए बनना स्वाभाविक था। और ये बात मैं भी समझता हूँ। अगर इस कास्ट को अगर हम बीच से निकाल देते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इलेक्शन में अगर इस कास्ट सिस्टम को हम निकाल देते हैं गठबंधन के बीच से, तो वोट का ट्रांसफर होना लाजमी हो जाता है ज्यादा परसेंटेज में। लेकिन जब हम ये सोचें कि हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है ज्यादा जीत नहीं पाएगा, तो हम उस पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा जाना चाहते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी में हम उसको हराना चाहते हैं। तो इस एवज में वो वोट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, हो पाता है। तो अगर फ्यूचर में मुख्य लीडर अपने कार्यकर्ताओं के और वोटरों के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना रखें, जैसे कि बना है, बातें तो तभी आएंगी। तो ये अगर हम कमी निकाल के देखते हैं इस गठबंधन में, तो फ्यूचर में ये गठबंधन अभी जो है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है हरियाणा में, और 2 पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो सकती है। लेकिन बशर्ते इसमें आपको ये 4 चीजें आपको करनी होंगी। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।